आज हम अरस्तु के नागरिकता संबंधी विचारों का अध्ययन करेंगे। अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स के तीसरे भाग में संविधानों के वर्गीकरण के साथ साथ नागरिकता जैसे विषयों पर भी अपने विचार प्रकट किए हैं। पॉलिटिक्स की पहली पुस्तक में उन्होंने राज्य की परिभाषा देते हुए कहा कि समुदायों का समुदाय राज्य होता है, किंतु तीसरी पुस्तक में वे बताते हैं कि राज्य स्वतंत्र मनुष्यों का समुदाय है, अर्थात राज्य नागरिकों के मेल से निर्मित समुदाय है। तो इस परिभाषा से अरस्तु हमारा ध्यान राज्य की मूलभूत इकाई व्यक्ति की ओर आकर्षित करते हैं, क्योंकि व्यक्ति ही राज्य का निर्माण करने वाले प्रमुख तत्व हैं। अरस्तु के अनुसार विधायक या राजमर्मज्ञ का सरोकार केवल राज्य से होता है और संविधान या शासन प्रणाली राज्य के निवासियों के क्रम विन्यास का द्योतक है, परंतु राज्य एक विशिष्ट सत्ता है। जैसे कोई पूरी वस्तु अपने हिस्से के संयोग से बनती है, वैसे ही नागरिकों के संयोग से राज्य का निर्माण होता है। अरस्तु नागरिकता की स्पष्ट परिभाषा देने से पूर्व कुछ प्रचलित मान्यताओं का खंडन करते हैं। जैसे वे कहते हैं कि कोई नागरिक इसलिए नागरिक नहीं होता है कि वह किसी विशेष स्थान पर रहता है, क्योंकि उस स्थान पर तो अन्य देश के निवासी या दास भी रहते हैं। दूसरा, उन्होंने बताया कि नागरिक वह भी नहीं है जिसे दूसरों पर मुकदमा चलाने का अधिकार तो हो, पर कोई कानूनी अधिकार प्राप्त न हो, क्योंकि यह अधिकार तो किसी भी संधि की व्यवस्थाओं के अंतर्गत प्राप्त हो सकता है। और वे बच्चों को भी नागरिक नहीं मानते, क्योंकि बच्चों का नाम दर्ज नहीं होता है। बूढ़ों को भी कह देते हैं नागरिक, लेकिन बूढ़ों को राजकार्यों से छुट्टी दी गई हो, इसलिए अरस्तु इन व्यक्तियों को नागरिक नहीं मानते। अरस्तु के अनुसार नागरिकता किसी विशेष स्थान या राज्य में निवास से नहीं मिल सकती। उनके अनुसार यदि ऐसा होता तो किसी राज्य में रहने वाले व्यापारी या दास भी उसके नागरिक समझे जाते। दूसरा, उन्होंने बताया कि कानूनी अधिकार प्राप्त होने पर भी किसी व्यक्ति को नागरिक नहीं माना जा सकता, अर्थात न्यायालय में अभियोग चलाने और अभियुक्त बनने से कोई व्यक्ति नागरिक नहीं बन सकता, क्योंकि संधि के द्वारा भी विदेशियों को ये अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। नागरिक की संतान होने से भी कोई व्यक्ति नागरिक नहीं बन सकता, क्योंकि ये लक्षण पुराने राज्यों में तो ठीक हो सकते हैं, लेकिन नए राज्यों में ये लागू नहीं हो सकते। राज्य से निर्वासित और मताधिकार से वंचित व्यक्ति को राज्य का नागरिक नहीं माना जा सकता। बच्चों को अल्पायु के कारण नागरिकता की सूची में सम्मिलित हुआ नहीं माना जा सकता, और जो व्यक्ति बूढ़े हो गए हैं, जिनको राजकार्यों से छुट्टी दे दी गई है, उनको भी नागरिक नहीं माना जा सकता। और उन व्यक्तियों को भी नागरिक नहीं माना जा सकता अरस्तु के अनुसार जिनको केवल सम्मान के लिए नागरिकता प्रदान की है। तो अरस्तु के अनुसार नागरिक कौन है? अरस्तु ने कहा कि जो व्यक्ति किसी राज्य के विधि निर्माण या न्याय प्रशासन में हिस्सा लेने में समर्थ होता है, उसे हम उस राज्य का नागरिक कहते हैं। अर्थात ये कह सकते हैं कि राज्य उन नागरिकों का समुदाय होता है जो जीवन निर्वाह के लिए पर्याप्त साधनों से सुसज्जित होते हैं। तो
तो अरस्तु के अनुसार जो व्यक्ति न्याय अथवा राज्य की विधि निर्माण संबंधी कार्यों में भाग ले वही नागरिक है। न्याय के क्षेत्र में जो व्यक्ति न्यायाधीश के कार्यों में भाग ले वह नागरिक है। अर्थात जो व्यक्ति राज्य की साधारण सभा का सदस्य होने के नाते विधि निर्माण संबंधी कार्यों में भाग ले वह भी नागरिक है। अर्थात जो न्याय प्रशासन में भाग लेता है, जो साधारण सभा का सदस्य होने के नाते विधायी कार्यों में भाग लेता है, दोनों कार्य करने वाला व्यक्ति नागरिक हो सकता है। तो अरस्तु ऐसे व्यक्तियों को नागरिक नहीं मानता जो न तो साधारण सभा के सदस्य होते हैं न न्याय प्रशासन में भाग लेते हैं, जैसे स्त्री, बच्चे, विदेशी, दास, श्रमिक व मिस्त्री। इनको नागरिक नहीं माना गया है। क्योंकि अरस्तु ने नागरिकता के लिए एक विशेष गुण बताया है, विशेष योग्यता की आवश्यकता बताई है, और ये विशेष योग्यता और गुण उन्हीं के पास ही होता है जिनके पास अवकाश हो। लेकिन अरस्तु के अनुसार दास और श्रमिकों के पास अवकाश नहीं होता है। अवकाश का अर्थ उन्होंने छुट्टी, आराम नहीं बताया। अवकाश का अर्थ उन्होंने बताया है कि जिन कार्यों को करने के लिए मनुष्य अपनी आर्थिक तथा भौतिक आवश्यकताओं के कारण विवश है, उनके अतिरिक्त लगभग सभी क्रियाएं अवकाश के अंतर्गत आती हैं, जैसे शासन करने की राजनीतिक क्रिया, सार्वजनिक सेवा, युद्ध करना जिसमें साहस के गुण का पता चलता है, और इनके साथ साथ संयम, उदारता, विशाल हृदयता और साहचर्य के गुण भी आवश्यक हैं। खेल कूद में भाग लेना, विज्ञान दर्शन का ज्ञान होना आदि भी अवकाश में सम्मिलित हैं। तो इसका निष्कर्ष यही निकलता है कि अवकाश का अर्थ आराम नहीं है। इसका अर्थ है वे कार्य जिनका संबंध केवल रोटी और मकान की व्यवस्था करने से संबंधित नहीं है। तो स्वाभाविक रूप से दास और श्रमिक अवकाश के क्षणों में नागरिकता के लिए आवश्यक गुणों से वंचित रह जाते हैं, अतः वे नागरिक नहीं हैं। तो अरस्तु के अनुसार नागरिकों की निम्नलिखित विशेषताएं सामने आती हैं। पहला, शासन करने और शासित होने की क्षमता। दूसरा, जो व्यक्ति भौतिक और आर्थिक चिंताओं से मुक्त हो। तीसरा, कारीगर और मजदूर नहीं हो। चौथा, स्त्री नहीं हो। और पांचवा, जो व्यक्ति वयस्क हो वही नागरिक हो सकता है। और अरस्तु ने कहा कि श्रेष्ठ नागरिक में वही गुण होने चाहिए जो श्रेष्ठ मनुष्य में होने चाहिए। अरस्तु के नागरिकता संबंधी विचारों की कुछ विचारकों ने आलोचना की है। प्रमुख मैक्सी नामक विचारक हैं, उन्होंने कहा है कि उनका नागरिकता संबंधी दृष्टिकोण निश्चित रूप से मध्यम वर्ग के अभिजातंत्रीय शासन से ही था। उनके नागरिकता संबंधी सिद्धांत में निम्नलिखित दोष हैं। पहला, उनकी परिभाषा संकुचित है, क्योंकि विधि निर्माण और न्यायिक कार्यों में भाग लेने वाले व्यक्तियों की संख्या सीमित होती है, इसलिए नागरिकों की संख्या भी बहुत कम होगी। नागरिकता के सिद्धांत के अंतर्गत उन्होंने श्रमिकों और दासों को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा है, जो कि समानता के सिद्धांत का उल्लंघन है। अरस्तु की परिभाषाएं वर्तमान में अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र के युग में फिट नहीं बैठती हैं। सभी नागरिक आज के लोकतंत्र में न तो विधि निर्माण में और न ही न्याय प्रशासन में भाग लेते हैं। बहुसंख्यक वर्ग अनागरिक रह जाता है। मैक्सी के अनुसार जो परिभाषा अरस्तु ने दी है उसके अनुसार बहुत सारे नागरिक नागरिकता से वंचित हो जाते हैं। स्त्रियों को नागरिकता से वंचित किया है, जबकि आधुनिक समाज में पुरुष और स्त्री को समान माना गया है। और इस प्रकार के नागरिकता से संबंधित परिभाषाएं अपनाने पर समाज में या राज्य में अनेक प्रकार के वर्गों और गुटों का निर्माण हो जाता है।
अरस्तु की जो परिभाषा है वो बड़े राज्यों के लिए भी उपयुक्त नहीं है, क्योंकि सभी व्यक्तियों को शासन कार्य में हिस्सा नहीं मिल पाता है।